हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो अगर आपने अभी तक अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब टू डिजिटल जीके क्लासेस सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग क्लासेस। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ लोगों के डाउट्स है जो कमेंट बॉक्स में पूछे गए थे लोगों की तरह, उसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। कुछ लोग ये पूछ रहे थे क्या सर कि ये क्लास आप केवल हिंदी में कराते हैं, इसको इंग्लिश में कराया कराया कीजिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आज से क्लासेस को क्या कर रहा हूँ, बाइलिंगुअल स्टार्ट कर रहा हूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराऊंगा, दोनों मोड में क्वेश्चंस लेके रहेंगे और जो भी टर्मिनोलॉजी होगी मैथ की उसको मैं दोनों लैंग्वेज में कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। दूसरी चीज़, लोग पूछ रहे थे क्या सर ये जो क्लासेस हैं, ये जो आप करा रहे हो प्रैक्टिस सेट, ये सारे एग्जाम्स में हेल्पफुल है? तो जी हाँ, आप कोई भी एग्जाम होना, चाहे सी टेट हो, सुपर टेट हो, अभी अभी बिहार का सुपर टेट होने वाला है, चाहे यूपी टेट हुआ, चाहे यूपी का सुपर टेट हुआ, डी ट्रिपल सी हुआ, ये हर जगह ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे, सारे एग्जाम्स में आपको देखने के क्वेश्चन मिलेंगे इस प्रैक्टिस सेट से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम यूपी टेट 2019 का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है। 91 के कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। ठीक है, क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 60%, बाई वॉट परसेंट वुड द विथ हैव टू बी डिक्रीज टू मेंटेन द सेम एरिया। ठीक है, मतलब 60% आप आयत की लंबाई को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। तो पूछ रहा है कि उसकी चौड़ाई में आप कितने प्रतिशत की कमी करोगे ना जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। ठीक है, देखिए क्या करोगे, पहले तो आपको पता है कि जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लेंथ इंटू विथ। ठीक है, ये होता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि लंबाई 1 मीटर है और चौड़ाई 1 मीटर है। ठीक है, ये कह रहा है तो अगर अगर लंबाई 1 मीटर है, चौड़ाई 1 मीटर है, तो इसका एरिया कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, सिंपल सा चीज़ है। अब ये क्वेश्चन में जो कह रहे हैं ना कि लेंथ को ये क्या कर रहे हैं, 60% के साथ इंक्रीज कर दे रहे हैं। लेंथ को जब आप 60% इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, 1 + 60/100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1.6। तो नया वाला जो लंबाई आया वो कितना आया, 1.6। विथ को क्या कर रहे हैं, हम मान लेते हैं विथ को x% कम कर रहे हैं। तो x% जब आप कम करोगे तो कितना होगा, 1 - x/100। ठीक है, कैसे लिखा मैंने इससे, जैसे आप लंबाई में 60% इंक्रीज कर रहे थे तो 60/100 ऐड कर रहे थे ना, वैसे ही मैंने मान लिया कि इसकी चौड़ाई में x% की कमी हो रही है। तो इसको कैसे लिखोगे, नई चौड़ाई कितनी होगी, 1 - x/100। तो नया वाला क्षेत्रफल क्या होगा, नई लंबाई गुणे नई चौड़ाई। तो नई लंबाई कितनी है, 1.6, और नई चौड़ाई कितनी है, 1 - x/100। ठीक है, ये आपका नया क्षेत्रफल आ गया। बट क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि आप 60% से इंक्रीज करो और कितने परसेंट से आप कम करो सो दैट एरिया जो हो ना वो मेंटेन रहे, एरिया चेंज ना हो। तो एरिया अभी भी हमको कितना होगा, 1 ही रखना है, क्योंकि पुराना वाला एरिया कितना था, 1 मीटर स्क्वायर था। ठीक है, तब इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, ये 1.6 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा, 1.6 माइनस ये हो जाएगा 1.6 x/100 इक्वल टू 1। यहाँ से आप करेंगे क्या हो जाएगा, 1.6 x/100 इक्वल टू ये हो जाएगा 0.6। तो इसको आप कैसे लिखोगे, पॉइंट दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 16x/100 इक्वल टू 6। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6 × 100/16। इसको डिवाइड कर लीजिए, कितनी बार में कटेगा, 4 × 25 = 100, 4 × 4 = 16, 2 × 4 तो 3 × 6, ये हो जाएगा आपका 75/2। मतलब ये क्या आ जाएगा आपका, 37.5। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37.5%। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या किया मैंने। देखिए कह रहा था कि आयत का जो क्षेत्रफल है उसमें कोई भी वृद्धि नहीं होनी चाहिए। ऐसा हम क्या करें, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि आयत का जो लंबाई है उसको 60% बढ़ा दिया गया है और चौड़ाई को कितने परसेंट कम किया जाए सो दैट एरिया आपका सेम रहे। तो मैंने मान लिया था कि आयत की लंबाई 1 है, चौड़ाई 1 मीटर है, दोनों को सिंपल 1 1 मीटर मान लिया, तो एरिया कितना निकल के आया, 1 मीटर स्क्वायर। अब नई वाली लंबाई हमने निकाल ली, 60% इंक्रीज करके 1.6 आई। नई वाली चौड़ाई मैंने निकाल ली, ये कैसे निकाली, x% की कमी मान लिया था मैंने, तो क्या हो गई, 1 - x/100। तो ये नई चौड़ाई हो गई। नया क्षेत्रफल क्या होगा, नई लंबाई गुणे नई चौड़ाई। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या होगा, इक्वल होगा पुराने क्षेत्रफल के। सो दैट क्वेश्चन में दे रखा है कि क्षेत्रफल में कोई चेंज नहीं हो रहा है। बस यहाँ से मैंने एक्स को सॉल्व कर लिया, एक्स की वैल्यू आ गई 37.5%। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घन का जो आयतन है ना
संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में बताना है आपको। लिखा है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स एजेस, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पूछ रहा है स्क्वायर यूनिट में क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये दे रखा है एक घन है, घन ऐसे होता है। ठीक है, आप जिस कमरे में बैठे हों घनाभ के आकार का है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए को घन ही है, घन और घनाभ में सेम ही होता है, बस सारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है घन में। ठीक है, तो आप जिस कमरे में है वो घनाकार है। ठीक है, तो आप कमरे अपने घनाकार कमरे को ही देखते रहिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे कह रहा है कि घन का आयतन, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन जो होता है भुजा का क्यूब। मैं मान लेता हूँ इसकी भुजा ए है, तो भुजा का क्यूब क्या होगा, ए क्यूब। अब ये घन का आयतन निकाल लिया हमने। अब उसकी भुजाओं की लंबाई, घन में टोटल कितनी भुजाएं हैं, घन में कितनी भुजाएं हैं, देखिए आप अपने कमरे को देखिए और ये काउंट करिए कितने उसमें कॉर्नर, कितने आपको एजेस दिख रहे हैं। ये एज की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे एक दीवार पे 4 एज है ना उसकी, वैसे ही आप पूरे कमरे में अगर आप देखेंगे तो कितने एज मिलेंगे आपको देखने के। टोटल आप काउंट करेंगे इसको तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल आप काउंट कर लीजिए कितना होगा, 12। ठीक है, कमरे को देखिए आप, आपको पता चल जाएगा। आपको केवल क्या करना है, एजेस को काउंट करने हैं। ठीक है, वही तो घन की भुजा होती है। एजेस को काउंट कर लिया, टोटल कितनी है, 12 एजेस है। तो 12 एजेस है, इनका योग कितना हो जाएगा, 12 ए हो जाएगा, क्योंकि एक एज की जो लंबाई है वो ए हमने मान रखा है, यहाँ पे ए दे रखा है। ठीक है, इसी ए के बेसिस पे तो हमने आयतन भी कैलकुलेट किया था। तो क्या दे रखा है, हमने घन का आयतन निकाल लिया ए क्यू, और घन की भुजा का योग दे रखा है, उसकी भुजाओं की लंबाई का योग। तो घन की भुजा का योग कितना आया, 12 आया। कैसे आया, क्योंकि 12 टोटल एजेस है और एक भुजा का लंबाई जो है ए है, तो 12 भुजाओं की लंबाई कितनी होगी, 12 है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, दे रखा है कि जो घन का जो आयतन है ना ए क्यू, ये सभी भुजाओं के योग के बराबर है। मतलब ए क्यू क्या है, 12 ए के बराबर है। यहाँ से क्या करिए, ए कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 12। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू 12 आया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है क्या होगा क्यूब का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का, आप बताइए, सभी लोग कमेंट करिए क्या होता है। घन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 6a² होता है। ठीक है, ये सब लोग याद रखिएगा, घन का टोटल सरफेस एरिया जो होता है 6a² होता है। अब देखिए 6a² की वैल्यू ऊपर से आई हुई आ रखी है, यहाँ पे हमने सॉल्व किया था तो 12 आया था, तो ये कितना हो जाएगा, 72 स्क्वायर मीटर। देख रहे हैं कितना आराम से क्वेश्चंस निकल गए हमारे। तो इसका आंसर हो जाएगा 72 स्क्वायर मीटर। ठीक है, क्या किया मैंने, सिंपल सा क्या लिखा, घन का आयतन ए क्यूब, घन की भुजा एक पता है हमको ए है, तो टोटल कितनी भुजाएं होती हैं, 12। टोटल एज कितनी होती है, 12, तो टोटल योग कितना हो जाएगा, 12। ये दोनों क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है, तो हमने इसको क्या कर लिया, दोनों को क्या कर दिया, यहाँ पे बराबर कर दिया। दोनों को जब बराबर कर दिया तो यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू 12 आ गया। उसके बाद पूछ रहा था घन का टोटल सरफेस एरिया, घन का टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है। यहाँ मैंने 6 इंटू a² की जगह 12 रख दिया, आपका आंसर 72 आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2018 में अमित का जो वेतन था ना 1,26,500 था, और वर्ष 2016 से उसका वेतन जो है प्रति वर्ष क्रमशः 10% और 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया है। ठीक है, वर्ष 2016 में उसका वेतन पूछ रहा है कितना था। मतलब अमित की जो सैलरी थी 2018 में इतना है, करंट प्राइस, करंट सैलरी उसकी इतनी है। उसकी जो सैलरी थी ना 2016 से एनुअली राइज कर रही थी पर ईयर, एक साल 10% और दूसरे साल 15% के साथ, और ये बढ़ करके आज के टाइम में 2018 में 1,26,500 पहुँच गई है। तो आपसे सैलरी पूछ रहा है 2016 में उसकी कितनी थी। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखा देंगे, देखिए ये फार्मूला होता है ना, A इक्वल टू P1 प्लस R/100⁴n। ठीक है, ये जाना माना फार्मूला होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है कि मिश्रधन इक्वल टू होता है, जो अमाउंट इक्वल टू होता है, मिश्रधन इक्वल टू मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर/100 टाइम, मतलब A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100n। सेम यही फार्मूला आप लगाओगे। ठीक है, देखिए ए हमको दे रखा है,
एक कितना दे रखा है, 1,26,500। ये हमको दे रखा है 1,26,500, ठीक है। इक्वल टू पी हमसे पूछ रहा है, पी क्या है, ए यहाँ पे क्या है, ये 2018 की सैलरी है और पी जो है ये 2016 का सैलरी है, ठीक है। तो हमको पी निकालना है, 2018 का हमको दे रखा है तो 2018 का हमने यहाँ पे लिख लिया, पी हमको पता करना है 2016 का। उसके बाद क्या है, पर ईयर 2 साल तक ना उसकी सैलरी बढ़ी है, एक बार 10% बढ़ी है, दूसरी बार 15% बढ़ी है। तो आप क्या लिखोगे, पहले साल 1+10/100 एक साल, और दूसरी साल क्या बढ़ी है, 1+15/100। कैसे लिखा हमने, यहाँ पे n था तो n की वैल्यू यहाँ पर अलग अलग, अगर सेम रेट होता तो आप n डायरेक्टली पावर के रूप में लिख सकते थे, लेकिन अलग अलग रेट हो रहा है यहाँ पे। तो एक साल रेट 10% था तो हमने इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लिया, दूसरी बार क्या था 15% था तो हमने इसको दूसरी बार मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसको सॉल्व करके पी की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, देखिए 1,26,500 इक्वल टू पी, ये 10 दाम में 100 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1+1/10। दूसरी बार ये कितना हो जाएगा, 5×3 के 15, 5×20 100, 1+3/20। ये कितना आ गया, P इंटू 11/10, ये हो जाएगा 23/20, ठीक है। ये हो गया 1,26,500। अब यहाँ से आप P की वैल्यू निकाल लीजिए। P की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये सब ऊपर चले जाएंगे, तो 1,26,500 गुणा 10 गुणा 20 डिवाइड बाई 11 गुणे 23, ठीक है। तो एक काम करिए, यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे करिए P इक्वल टू 1,12,65 को ऐसे लिख लीजिए, इंटू 100 इंटू 10 इंटू 20/11 गुणे 23। अब क्या होगा, देखिए 11 से इसको काटिए, कट जाएगा, 11 कम 11, 11 कम 11, 5 11 5 55, 115 बार में, और 23 से ये 5 बार में कट जाएगा, तो कितना बच गया हमारा, P इक्वल टू 5 गुणे ये 100 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1,000 गुणे 20, क्या हो जाएगा, 20 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा 100 गुणे 1,000। तो P की वैल्यू यहाँ से आ गई 1,00,000, 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब 1,00,000 रुपये, मतलब उसकी 2016 में जो सैलरी थी वो कितनी थी, ये P जो कितनी होगी 2016 में, वो 1,00,000 रुपये होगी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, 1,00,000 रुपये। कैसे किया मैंने, यहाँ पर सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने फार्मूला लगाया। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1+R/100 की पावर n। यहाँ पे n क्या है, 2 है, मतलब एक बार 17 और 18 में बढ़ी हुई है इसकी सैलरी, ठीक है। बट यहाँ पे जो रेट है ना अलग अलग है, एक साल 10% है, दूसरी बार 15 साल, इसलिए हमने दोनों को क्या किया, अलग अलग यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई किया और हम यहाँ से P की वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन तो मैं कई बार करा चुका हूँ, बार बार ये रिपीटेड आ रहा है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 तथा लघुत्तम समापवर्तक 432 से एक संख्या 48 से दूसरी संख्या बताना है। SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर इज 6 एंड देयर LCM इज 432, वन ऑफ द नंबर इज 48, देन अदर नंबर आपको बताना है। क्या होता है, प्यारा सा फार्मूला, कैसे निकालोगे, पहला नंबर फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है, LCM इंटू SCF। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये फार्मूला है। अब वैल्यू रख दीजिए आप। पहला नंबर आपको पूछा है, दे रखा है 48, दूसरा आपसे पूछ रहा है, ठीक है, दूसरा मान लेते हैं सेकेंड S है, इक्वल टू LCM आपका क्या दे रखा है 432, SCF क्या दे रखा है 6 दे रखा है। यहाँ से S निकाल लीजिए, S की वैल्यू क्या आ जाएगी, S क्या है यहाँ पे सेकेंड नंबर है बेसिकली, तो 432 गुणे 6/48, ये क्या हो जाएगा 6×48, 432/8, ये कितना हो जाएगा 8×5 40 और 8 चौको 32। तो दूसरा जो नंबर आएगा वो आ जाएगा आपका 54, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 54। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कैलेंडर का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है इफ़ थर्ड फ्राइडे इज ऑन 60th ऑफ मंथ, मतलब जो तीसरा शुक्रवार है
वो 16 तारीख को पड़ता है, महीने के 16 तारीख को पड़ता है, ठीक है। व्हाट विल बी द डेट ऑफ फोर्थ ट्यूसडे, तो पूछ रहा है कि चौथा जो मंगलवार होगा ना उसको कौन सा दिन होगा, ठीक है, मतलब उसको कौन सा डेट को चौथा मंगलवार आपका पड़ेगा, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है, कह रहा है किसी महीने का तीसरा शुक्रवार, ये हिंदी में देख लीजिए, किसी महीने का तीसरा शुक्रवार जो था 16वीं तारीख को पड़ता है, तो आपसे पूछ रहा है कि उस महीने का चौथा मंगलवार पूछ रहा है किस तारीख को पड़ेगा, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसको, कह रहे हैं हमसे जो थर्ड फ्राइडे है ना, थर्ड फ्राइडे जो है यहाँ पे वो बोल रहा है 16वीं तारीख को पड़ता है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है उस महीने का चौथा मंगलवार पूछ रहा है, तो थर्ड फ्राइडे देखो दे रखा है 16वीं तारीख, तो अगर मैं थर्ड ट्यूसडे निकालूं तो क्या होगा, बताइए क्या होगा। देखिए ट्यूसडे के कितने दिन बाद फ्राइडे आता है, ट्यूसडे में 3 दिन अगर आप जोड़ दोगे तो फ्राइडे आ जाता है ना। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, मतलब ट्यूसडे के 3 दिन बाद फ्राइडे आता है। तो हमको थर्ड फ्राइडे पता है 16वीं तारीख को पड़ा था, तो तीसरा ट्यूसडे क्या होगा, 3 दिन पहले पड़ा होगा, मतलब 30th को पड़ा होगा, 13वीं तारीख को पड़ा होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। कैसे किया मैंने, मैं बोल रहा हूँ कि ट्यूसडे के 3 दिन बाद फ्राइडे आता है, कैसे काउंट कर लीजिए ना, वेडनेसडे 1, थर्सडे 2 और फ्राइडे 3 दिन बाद फ्राइडे आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर थर्ड फ्राइडे को 16वीं दे रखा है तो थर्ड ट्यूसडे को कितना होगा, 13 तारीख होगा, ठीक है। जब थर्ड ट्यूसडे हमको पता चल गया 13 तारीख को है, तो फोर्थ ट्यूसडे आराम से निकल जाएगा। क्या होगा, आपको पता है कि सेम दिन जो होता है 7 दिन बाद रिपीट होता है, तो 13 के बाद 20 तारीख को क्या होगा, सेम डे आ जाएगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20th। आसान सा क्वेश्चन था, कैसे किया मैंने फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए थर्ड फ्राइडे दे रखा है 16 तारीख को था, तो आप थर्ड ट्यूसडे निकाल दीजिए, कितने तारीख होगा, 3 दिन पहले होगा, क्योंकि ट्यूसडे से तीसरे दिन क्या पड़ता है, फ्राइडे पड़ता है। उसके बाद थर्ड ट्यूसडे आपको पता चल गया, फोर्थ ट्यूसडे कैसे निकालोगे, उसमें आप 7 ऐड कर दोगे, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर निकल आएगा 20th। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है कि एक त्रिभुजाकार जो प्रिज्म है उसमें कितने शीर्ष होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर इन ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आप कभी प्रिज्म को देख रखा होगा, ठीक है। बिना अगर प्रिज्म को आपने कभी नहीं देखा है तो आप नहीं इसका आंसर निकल पाओगे। इसके लिए मैंने आपके लिए एक इमेज लिया है, देखिए इस इमेज को, ये आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है, इसमें क्या होता है, ये वाली जो चीज़ होती है ना इसको हम एज बोलते हैं, ठीक है, इसको एज बोलते हैं। और ये जो कॉर्नर्स हैं ना इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, इसको हम शीर्ष बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये वर्टेक्स हो गया आपका, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, बस 2 चीज़ आप याद रखिए कि ये जो होता है किनारे वाला इसको एज बोलेंगे, ये सारा एज है, ठीक है। और ये आपका वर्टिसेस है, ठीक है, वर्टिसेस, ठीक है, शीर्ष इसको बोलते हैं। तो आप काउंट कर लीजिए इस ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने वर्टेक्स होंगे। देखिए एक ये, एक ये 2, एक ये 3, ठीक है, एक ये 4, एक ये 5 और ये एक अंदर वाला जो है पीछे की तरफ ये है 6। टोटल हमारे पास कितने हुए, 6। कैसे, फिर से काउंट कर लीजिए। देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और अंदर वाला हो गया छठवां, मतलब टोटल 6 वर्टिसेस होते हैं एक ट्रायंगुलर प्रिज्म में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। आप ध्यान से देख लीजिए इस ट्रायंगुलर प्रिज्म को और दिमाग में बैठा लीजिए कि कैसा ये दिखता है ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसमें क्या ध्यान रखना है कि ये एजेज होते हैं और ये कॉर्नर वाले क्या होते हैं, ये आपका वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। तो इसी एज और वर्टेक्स से दोनों से ही क्वेश्चन पूछता है, तो दोनों आप ध्यान रखेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं ना कि ₹10 के 6 की दर से केले खरीद कर ₹6 में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज इफ बनानाज परचेस्ड 6 फॉर ₹10 और सोल्ड 4 फॉर ₹6, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि परसेंटेज हानि कितनी होगी। यहाँ तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं। इसने क्या किया, 6 केले जो हैं वो 10 रुपये में उसने क्या किए, खरीदे। तो एक केले कितने का पड़ा होगा, 10/6, ये क्या हो गया 5/3, ये आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। देख रहे हैं, मतलब मैंने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। क्या दे रखा था कि 6 केले उसने खरीदे थे 10 रुपये में, तो मैंने एक केले का प्राइस निकाल लिया कि आ गया 5/3। अब निकाल लीजिए कि एक केले को उसने बेचा कितने में, तो यहाँ पे दे रखा है कि उसने 4 केले को 6 रुपये में बेचा, तो एक केले को किसने में बेचेगा, 6/4, ये हो जाएगा आपका 3/2,
मतलब आपका सेलिंग प्राइस आ गया 3/2। बस आपका कॉस्ट प्राइस निकल गया, आपका सेलिंग प्राइस निकल गया। बस आप निकाल लेंगे। आपको बता रखा है मैंने हानि परसेंटेज कैसे निकालते हो। आप क्या करते हो, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस करते हो, इंटू 100 कर देते हो। अब यहाँ पे आप कर लीजिए, कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आया था अभी हमारा, कॉस्ट प्राइस आपका आया था 5/3 और सेलिंग प्राइस आया था 3/2 डिवाइड बाई 5/3 इंटू 100। ठीक है, ये क्या होगा, 5/3 में से 3/2 घटाओ कितना, एलसीएम 6, 3 दूनी के 6, 5 दूनी के 10 माइनस 2 3 6 3 3 9 डिवाइड बाई 5/3 इंटू 100। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा 1/6, जब नीचे वाला ऊपर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, हर का अंश और अंश का हर बन जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 5/3 क्या हो जाएगा, 3/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 100। ये क्या हो जाएगा, 3 दूना का 6 और 5 20 100 और 2 दाम में 20, तो ये हो जाएगा 10%। मतलब उसको 10% का लॉस हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 10%। कैसे किया फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए सिंपल सा मैंने क्या निकाल दिया, एक केले का कॉस्ट प्राइस निकाल दिया और एक केले का मैंने सेलिंग प्राइस निकाल दिया और हानि परसेंट का फार्मूला लगा दिया, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 और इसको मैंने सॉल्व कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 10%। 10% का उसको लॉस हुआ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिक्त स्थान के लिए कौन से विकल्प सही है। ठीक है, यहाँ पे आपको भरना है कुछ। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। तो 1 ग्राम इक्वल टू 1000, यहाँ पे 1 ग्राम इक्वल टू दे रखा है किलोग्राम, क्या किलोग्राम होगा ये आपसे पूछ रहा है। चलिए सेम है, इंग्लिश में कोई डिफरेंस है नहीं। तो आप क्या करोगे, देखिए आपको पता है कि 1000 ग्राम जो होता है ये होता है 1 किलोग्राम के बराबर। ये सबको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो अगर मुझे 1 ग्राम निकालना हो तो क्या करोगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे और ये नीचे आ जाएगा 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, अब यही तो दे रखा है आपके क्वेश्चन में कि 1 ग्राम ही तो पूछ रहा है आपसे कितना होगा, 1/1000 किलोग्राम। तो यहाँ से 1 ग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए वाला। दूसरा 1/1000 है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, कैसे, 1/10 की पावर कितना है, जितने जीरो होते हैं उतना पावर चला जाता है। 10 का मैं बोलूँ 100 है तो इसको 10 की पावर कैसे लिखोगे, 10 की पावर जितने जीरो हैं उतने जीरो लगा दोगे। 1000 है इसको कैसे लिखोगे, 10 की पावर जितने जीरो उतना पावर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हो गया 1/10 की पावर 3 किलोग्राम। अब क्या होता है, जब भी आप हर में पावर होता है ना, उसको अंश में जब कन्वर्ट करते हो तो जो पावर होता है वो निगेटिव हो जाता है। ठीक है, रिवर्स हो जाता है, मतलब पॉजिटिव में है तो निगेटिव, निगेटिव में तो पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव था तो ये निगेटिव होगा, मतलब 10 की पावर -3 किलोग्राम। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/1000 को 10 की पावर -3 किलोग्राम भी लिख सकते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है बी, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपके 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे, ए और बी। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन कहाँ कहाँ ए और बी दे रखा है। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है इसमें ए और बी दोनों दे रखा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेसिक सा फार्मूला लगाया था मैंने यहाँ पे कि 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, यहाँ से मैंने 1 ग्राम निकाल लिया तो आपका आंसर निकल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 0.01 का होल स्क्वायर है, इसको आपको प्रतिशत के रूप में लिखने के लिए बोल रहा है। 0.0 का होल स्क्वायर कैन बी रिटन इन द परसेंटेज फॉर्म। आपको ये इन ऑप्शन में से बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो इसमें क्या करिए, 0.01 का ये ट्रिक है, 0.01 का होल स्क्वायर, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका परसेंटेज। तो कितना आएगा ये आ जाएगा आपका 0.01%। ठीक है, 0.01% हो गया। तो इसमें से आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, इसको कैसे लिखोगे, इसको देखिए जब भी आपको पॉइंट में दे रखा होता है तो उसको कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो, 1 को ऊपर रखिए। ठीक है, और पॉइंट के जगह 1 लिखिए हर में, और इसके आगे जितने भी डिजिट है ना उतने जीरो लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, मतलब मैंने क्या लिखा, 0.01 को कैसे लिखा, जो 1 है 1 को ऊपर लिख दिया अंश में, उसके बाद मैंने पॉइंट की जगह 1 लिखा, उसके बाद जितने भी डिजिट हैं उतने जीरो मैंने बढ़ा दिया, तो 1/100%। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गए हमारे, ए एंड डी। ए एंड डी, फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया मैंने। ठीक है,
अगर ये चीज़ नहीं क्लिक करता है कि 0.01 में हम 100 का मल्टीप्लाई करें तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो ना, ऑप्शन से देख करके कर सकते हो। यहाँ से कैसे, देखिए दूसरा तरीका बता देता हूँ कि एक एक ऑप्शन को पकड़ते या चेक कर लेते हैं। जैसे 0.01% है, 0.01%, इसको आप कैसे लिखते हो, 0.01% से जब उस नंबर में जाते हो तो 100 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.01/100, ये क्या हो जाएगा 0.01, और 1/100 है, इसको फिर से आप लिख दोगे 0.01। कैसे, 1/100 को 0.01 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही लिख दिया तो ये हो गया 0.01 का होल स्क्वायर। तो ये आपको मिल गया ना, इसका मतलब इसको हम इतना परसेंटेज में लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आप एक एक करके भी चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दिया कि आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी वैल्यू आ रही है वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ए और डी करेक्ट आंसर हो गए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा एग्जाम में, यहाँ पे 1/100 भी दे रखा है, 1/100% भी दे रखा है, तो आपको परसेंट वाला करेक्ट करना है। ए और बी मत लगा के आ जाएगा, ये लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ए और डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए क्या दे रखा है, यदि दो संख्याओं का, आपसे दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हैं, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर पूछ रहा है। इंग्लिश में देख लीजिए क्या लिखा है, कह रहा है कि इफ डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 5 and 36 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल को हिंदी में व्युत्क्रम बोलते हैं, ठीक है। तो क्या दे रखा है यहाँ पे, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट दे रखा है टू नंबर का है, तो प्रोडक्ट क्या दे रखा है, मान लेते हैं पहला नंबर x है, दूसरा y है, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या दे रखा है, x और y का प्रोडक्ट, x और y का गुणनफल क्या होगा, ये आपको दे रखा है 36, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है ना 36 प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है, डिफरेंस मतलब अंतर, नंबर्स का जो अंतर है वो क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, तो मतलब y माइनस एक्स। मैं मान लेता हूँ कि y बड़ा है और x छोटा है यहाँ पे, तो y में से x को माइनस कर देंगे, इनका अंतर क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। ये दो चीज़ें हमको दे रखी हैं। अब हमसे क्या पूछ रहा है, इनके व्युत्क्रम का अंतर पूछ रहा है। तो x है अगर नंबर मैंने माना है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x। y मैंने नंबर माना तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/y। तो अब इनका डिफरेंस पूछ रहा है, इनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस पूछ रहा है, तो कैसे लिखोगे 1/x माइनस 1/y, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसको कैसे लिखोगे, x y आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा y माइनस एक्स हो जाएगा। अब देख रहे हैं कुछ जाना पहचाना मिल गया। y माइनस एक्स ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था कितना 5, और एक्स वाई कितना दे रखा है 36, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36, 5/36 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने एक एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में डिस्कस किया यहाँ पे, पूरा डिटेल में पूरे कंसेप्ट के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल क्वेश्चन दिखा और आपका आंसर टिक करा, पूरा एक एक कॉन्सेप्ट बताया, कैसे आप ट्रिक लगाओगे, कैसे आप डिटेल सोल्यूशन करोगे, एक एक लाइन सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो आप देख सकते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।